कॉलेज के बाद क्या आपको डायरेक्टली आया कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करनी है, या क्या थॉट प्रोसेस था कॉलेज के टाइम पे जॉब लेना है? सो टोटल 40,000 में मैंने 4 साल का इंजीनियरिंग पूरा किया। तो मैंने 21 दिन उसके साथ पूरा ट्रैवल किया। 21 दिन मैंने पूरी टेक्नोलॉजी पढ़ी और मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे ये कंपनी छोड़े। तो उनको मालूम था कि ये आदमी को सब कुछ मालूम है, ये आदमी पूरा हैंडल करता है। रेफरेंस कैसे सेट होता है, यानी कि जब कोई चीज़ हिट बैक करती है तो आई हैव सीन लोग क्या है, टूट जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, लो फील करते हैं। देयर आर 3 थिंग्स विच आई बिलीव। बड़ी सोच, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा। ये मेरे लाइफ के 3 प्रिंसिपल है। डिसीजन क्या देख करके लेना चाहिए कि अब आगे बढ़ें या अब छोड़ दें? डिसीजंस कभी सही भी हो सकते हैं, कभी गलत भी हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द क्वेंच क्वेस्ट पॉडकास्ट और ये है हमारी एंटरप्रेन्योरशिप सीरीज, जिसमें हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम है मिस्टर संतोष खर्डेकर सर, और ये एसएस खर्डेकर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन और फाउंडर भी हैं। तो आइए हम जानेंगे आज कि क्या है इनकी सोच, क्या है इनका विजन और कैसी रही इनकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। एमएसएमई सेगमेंट में योगदान देते हुए मैं आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं खर्डेकर सर। थैंक यू। तो आइए हम शुरुआत से शुरू करते हैं, यानी कि जिस मुकाम पर आप आज पहुंचे हैं हम बहुत ही शुरू से बात करेंगे और वो है आपके बचपन का। तो सर आप बताइए कि आप कहाँ आपका जन्म हुआ और कैसा रहा आपका बचपन? एक्चुअली मेरा जन्म हुआ वारसी, वो बहुत छोटा विलेज है और वो सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है जी। अच्छा, तो क्या आपकी प्रारंभिक पढ़ाई भी वहीं पर हुई सोलापुर में? वारसी में मैं 12th 12वीं तक पढ़ा। पहली स्टैंडर्ड से लेके 4थी स्टैंडर्ड तक मराठी मीडियम था। 5th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड भी मराठी मीडियम ही था जी। और वो सेमी गवर्नमेंट स्कूल था, उसमें फीस वगैरह नहीं थी। और 11th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक कॉलेज में। अच्छा, तो आपका बचपन कैसा था? मतलब नटखट थे, शांत थे, किस प्रकार से आपने अपना बचपन याद करेंगे तो कैसा? मेरा बचपन, अगर आप बचपन के बारे में पूछेंगे तो मैं बहुत शांत था। मैं स्कूल में भी बहुत सिंसियर था, स्टडीज रेगुलर करता था। किसी को मैंने मतलब बहुत ही शांत, किसी को ट्रबल नहीं करना है, ऐसा ही मेरा नेचर था। नाइस नाइस नाइस। तो फिर आपने जब एजुकेशन कंप्लीट की तो उस टाइम का आपने जिक्र किया था कि यू लॉस्ट योर फादर, सो मुझे कुछ वो बताइए, मैं चाहूँगा कि सब इस बारे में सुनना चाहें। हाउ वाज लाइफ दैट टाइम? या एक्चुअली जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था, आई नो इट इज़ इन अक्टूबर 83। तो मैं 6th स्टैंडर्ड में था, तभी मेरे फादर चल बसे हार्ट अटैक की वजह से। और उसी के बाद पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो मेरी बड़ी सिस्टर, मैं और मेरी मम्मी पे था। ओके ओके। तो वो टाइम आप कैसे याद करते हैं? मतलब एक मेंटल ट्रॉमा भी होता है, चैलेंज भी होता है, तो कैसे आप देखते हैं उस चीज़ को? हाउ साइकोलॉजिकली? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे फादर एक्सपायर होने के बाद, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, जो सिचुएशन ऐसा था कि मैंने ज़िंदगी में कभी लाइट नहीं देखी। मैंने पूरा मतलब मैं 12वीं कक्षा तक मैं केरोसिन लैंप पे स्टडी करता था। और जब मेरे फादर चल बसे तब घर में जब हम दिया लगाते हैं तो उसको जो उसके ऊपर एक फ्लोर पीट रहता है, उसके ऊपर दिया रहता है, तो वो दिया में डालने के लिए तेल नहीं था। तो सिचुएशन थी, बहुत बुरी हालत थी तभी। मतलब आप देखोगे तो उसमें नेक्स्ट डे खाने की भी ये थी हमको। मुझे अभी भी याद है, 10-12 दिन आजू बाजू के लोगों ने हमको दिया। बहुत ही सिचुएशन खराब थी। ओके, तो ऐसे में मतलब आप उस समय क्या एम कर रहे थे? मतलब जैसे छोटे बच्चों के सपने होते हैं, तो किस तरह के कुछ एम होता था या फिर क्या मतलब थॉट प्रोसेस था? एक्चुअली जब फादर एक्सपायर हो गए तो मैं स्कूल में हमेशा सेकंड रहता था, तो मुझे स्टडीज़ की बहुत
स्टडीज़ में मैं बहुत माहिर था और होशियार भी था। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं ज़िंदगी में कुछ भी मतलब घर में तो मैं अपना जो शॉप था उसमें काम करूँ, पैसा कमाऊँ, अपना घर चलाऊँ। बट मेरा एक था सपना कि कुछ भी करके इंजीनियर होना है, और अगर इंजीनियर नहीं हूँ तो मैं दुकान संभालने वाला था। मेरे दो ही सपने थे, एक तो दुकान चलाना रोड पे बैठ के, नहीं तो अपना स्टडी करके इंजीनियर बनना। अच्छा, दुकान किस चीज़ का था आपका? दुकान हम ऐसे रेडीमेड कपड़े का चलाते थे, रोड पे दुकान था जी। तो उसमें आप बारिश आएगा तो भीग जाओगे, मतलब वो कवर्ड नहीं था रास्ते पे। अच्छा, ओपन। जैसे फेरी वाले रहते, इट इज़ लाइक दैट ओनली। ओके ओके ओके। तो और बाकी खेती वगैरह उस तरीके का? खेती वगैरह नहीं थी, जो पापा ने के नाम पे थी तो उन्होंने बेची थी। और बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी। मेरे पापा का नेचर ऐसा बहुत गरीब था, तो लोग उनसे मतलब वो देने की आदत थी, लेने की नहीं कभी आदत थी उनको, तो इसलिए वो हमेशा देते थे, और अपने पास क्या है क्या नहीं है वो उन्होंने कभी सोचा नहीं। तो ये तो आपका स्कूल डेज, बचपन हो गया। तो फिर वो मोमेंट बताइए जब आपने अपनी इंजीनियरिंग करी या हायर एजुकेशन में कहाँ एंटर किए आप? क्या आप सोलापुर में ही पढ़े या कहीं बाहर सिटी में आके पढ़े? आपको मैं बताता हूँ, जब मैं 10th हो गया तो मेरे घर में बताया कि आप डिप्लोमा करो, लेकिन हमारे टीचर थे, उन्होंने बोला कि आप इंजीनियरिंग करो, 11th करो, 12th करो और डिग्री में जाओ। तो मैंने 11th किया, 12th किया। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे 12th स्टैंडर्ड में मतलब मैं 1990 में पास आउट हुआ, तो मुझे 94% मार्क्स मिले, और मैं बारसी में सेंटर में 3rd था। तो मुझे फिर बताया गया कि आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकती है। और मुझे सांगली वालचंद कॉलेज में एडमिशन मिल गई। वालचंद कॉलेज आप अगर देखोगे तो वो तभी के ज़माने में वन ऑफ द टॉप 3 कॉलेज, बहुत बड़ा कॉलेज था। और मुझे वहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिला। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वॉज वेरी ग्रीन, उस टाइम में बहुत ये था। और एक इसमें बताता हूँ, जब मुझे एडमिशन मिला तो मुझे उसके 3 दिन पहले जब मुझे पता चला कि अपने को सांगली जाना है, तो मुझे जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो मुझे स्कूल में बच्चे लोगों ने ऐसा 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, किसी ने 10 रुपया, 20 रुपया, ऐसा करके मुझे, मेरा एक फ्रेंड है, उसने 2000 रुपया या 2000 रुपया जाने के पहले दिए, और मैं जब एडमिशन लेने के लिए गया तो मुझे 1142 रुपया मैंने दिया और एडमिशन लिया। कितने आसानी से ये बात आप बता भी रहे हैं और हम सुन भी पा रहे हैं, बट मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि जब आपके पास में पैसे नहीं है और व्हाट वी कैन से बोलते हैं क्राउड फंडिंग करवा लो, तो इट्स लाइक दैट कि सबने कंट्रीब्यूट करके दे, उससे समझ में आ रहा है कि आपका एक सोशल जो सर्कल है वो भी काफी स्ट्रांग रहा है शुरू से, बिकॉज बिना उसके ये चीजें होती नहीं है। नाइस टू नो दैट। ओके, तो कॉलेज किया आपने, तो कॉलेज के बाद क्या आपको डायरेक्टली आया कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करनी है, या क्या थॉट प्रोसेस था कॉलेज के टाइम पे? जॉब लेना है, कैसा था? जब मैं कॉलेज में था तो 4 साल मैंने, पहला तो मुझे फर्स्ट ईयर एडमिशन मिला, लेकिन मुझे फिर आगे का चिंता थी कि आगे 4 साल कैसे निकालना है। तो मैंने 4 साल के लिए फिर लोन लिया बैंक से, 25,000 रुपीज़ मैंने लोन लिया, और लोन लिया, फिर मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी। बट अपना सिस्टम ऐसा है कि साल पूरा होने के बाद आपको मिलती है स्कॉलरशिप। समझो मेरा फर्स्ट साल पूरा हो गया, तो उसके बाद में नेक्स्ट ईयर में फर्स्ट साल का मिलता है। तो मैं वो स्कॉलरशिप पे 3-3.5 हज़ार रुपया स्कॉलरशिप, और ये 25,000, ऐसा करके मैंने 4 साल में, मैं बताता हूँ आपको, 4 साल में मैंने 25,000 प्लस ये स्कॉलरशिप के 4 साल के 12-13 हज़ार, तो टोटल 40,000 में मैंने 4 साल का इंजीनियरिंग पूरा किया। आप बिलीव नहीं करोगे, जब लास्ट ईयर था तो लास्ट 6 महीने में मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने 3 महीना विदाउट पैसा मैंने खाना खाया। दैट इज अ फैक्ट। मुझे मेरे दोस्त लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने बोला कि आप पैसे मत दे दो, मतलब नहीं पैसे है ना छोड़ो, लेकिन आप खाओ। तो मैं 2 टाइम उधर 3 महीना मेरे पास पैसे नहीं थे। आई कैन
I'm trying to relate the situation. जी. तो मैं बी हो गया. एक्चुअली बी जब हुआ तो हमारे यहाँ तब कैंपस के इंटरव्यू चल रहे थे. तो मेरा कैंपस में सिलेक्शन हो गया केएसबी पंप्स में. केएसबी पंप्स होने के बाद मैं मतलब बी हो गया, केएसबी पंप्स में सिलेक्शन हो गया. और उसके बाद में मेरी जर्नी अगेन टर्न लिया उसमें. Nice. Yeah, so it's getting a little emotional. Yeah. तो हमने देखा कि how challenging sometimes it becomes in life to move ahead. पर बिल्कुल उन संघर्षों से, उन situations में से ही उनको झेलते हुए एक पॉजिटिविटी रख के आगे बढ़ना, that's what I'm able to gain here. तो सर आपने जब जॉब शुरू किया तो जॉब लाइफ कैसी थी और कैसे उस समय आप स्विचेस कैसे मारते थे? आज तो जनजीज तो इस तरीके की हाँ भाई 6 महीने क्या 1 साल क्या स्विच मार लो और बस पैकेज को देखो. तो उस समय का क्या थॉट प्रोसेस था? जॉब के बारे में आप बोलेंगे तो मेरा बहुत बड़ा ट्रेजेडी है. जब मुझे वालचंद कॉलेज में कैंपस में जब जॉब मिला, एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, इट वाज अ जर्मन कंपनी मेकिंग द पंप्स. तो वहाँ मुझे कैंपस में सिलेक्शन हो गया. तो उस टाइम मेरी सैलरी थी 4,500. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि 1994 में इतनी अच्छी सैलरी है. तो जब हमारा जून जुलाई में एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और मैं सितंबर में मुझे ज्वाइन होना था, तो मैं वो कंपनी में गया ज्वाइन होने के लिए. तो उन्होंने मुझे बोला कि सब पेपर्स दिखाओ. मैंने उनको पेपर दिखाए. तो उन्होंने मेरे मेडिकल कुछ चेकअप किए. तो उन्होंने बोला कि यू आर रिजेक्टेड. तो मुझे इतना शॉक लग गया है कि रिजेक्ट बोल रहे हैं तो ऑन व्हाट बेसिस. तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका क्या वेट कम है, ये कम है. और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा मतलब क्या होता कि जब मैं छोटा था बचपन में जी. तो मेरे पास कभी लाइट नहीं थी या घर में चूल्हा था. तो उसमें जो स्मोक निकलता है, तो बिकॉज ऑफ दैट स्मोक 10x10 का रूम था, अभी भी वो रूम है बारसी में. तो उसकी वजह से मुझे कुछ इन्फेक्शन हुआ था चेस्ट में, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस. तो आप अगर मेरा एक्सरे निकालोगे तो उसमें डॉट्स रहते. मैं रिकवर हो गया, 4 साल कॉलेज में था तभी रिकवर हो गया. तो जब भी मैं बड़ा कोई कंपनी में जाता था तो वहाँ मुझे एक्सरे देखते थे और बोलते थे आप रिजेक्ट हो गए. मतलब मेरा पहला केएसबी पंप्स का जॉब रिजेक्ट हो गया. बाद में मैंने मुझे लगा रहा अभी क्या करना है, पहला अपना जॉब गया. फिर मैंने और एक 700 रुपये की जॉब पे साइन किया मैंने. बाद में मैंने 22 रुपये पे एक जॉब पे साइन किया और उधर मुझे टर्न मिला. लेकिन मुझे जिस कंपनी में जॉब मिला तो वो कंपनी में मेरा टर्न अराउंड किया. मतलब मैंने 4,500 का जॉब छोड़ गया मेरा, लेकिन जो 22 रुपये का जॉब मिला उसमें से आधा गवर्नमेंट देती थी और आधा कंपनी देती थी. बट वो जॉब ने मुझे टर्न अराउंड किया. ओके. तो यानी कि बचपन का जो वो था स्मोक था, तो लंग्स में मे बी वो जो डॉट स्पॉट हो रहे होंगे इस वजह से. ओके. तो फिर ये जॉब पुणे में था या कहीं और? एक्चुअली मुझे जॉब पुणे में मैं आया था, लेकिन मुझे पुणे में जॉब मिला ही नहीं. एवरी कंपनी वाज वेरी मच स्ट्रिक्ट अबाउट देयर. बट मैं जब वो कंपनी में जिस कंपनी में मैं 2200 जो सैलरी थी शोलापुर में फाउंड्री थी, उधर मैं ज्वाइन हुआ. तो उधर मैंने पहले उनको पूछा कि आप एक्सरे लेते हो क्या? अच्छा. तो क्योंकि मुझे एक एक्सरे की नामक की एक डर लग बैठा था. तो उन्होंने बोला नहीं आपका हम हाइट वेट चेक करेंगे, आपका एक्सरे नहीं लेंगे. तो मुझे अच्छा लगा. तो अच्छा, तो फाउंड्री में अगर ऐसा कुछ रहा तो पूरे प्रोसेस में इसके कुछ चांस है? फाउंड्री में जब मैं काम करता था तो मेरा रिकवर हुआ था. मेरा रिकवर हुआ था, इसलिए वो कंपनी को उसका कोई ये नहीं था. मैं पूरा रिकवर था. बट कोई किसी कंपनी के ये रहते हैं, उनको क्या रहता है कि उनको आदमी धट्टा कट्टा लगता है. और मैं बहुत पतला था, दुबला था, 40x40 किलो मेरा वेट था. तो इसलिए मैं मतलब मुझे पुणे में जॉब ही नहीं मिल गया, शोलापुर में मिला. तो शोलापुर में मैं 1994 से लेके 1997 तक था. ओके. तो फिर ये सोच कहाँ से आई कि इस तरीके से एसएस खड़ेकर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट करना है? तो ये कब सोच बनी, कैसे आई है? एक्चुअली 1997 में तक मैं जॉब किया.
जी। एक्चुअली 1997 वो फर्स्ट जॉब होने के बाद मैंने और दूसरा जॉब लिया, ओके। क्योंकि वो फर्स्ट जॉब में सैंड कास्टिंग टेक्नोलॉजी थी। मैं टेक्नोलॉजी में बहुत मुझे टेक्नोलॉजी सीखने का बहुत शौक है। ओके। तो उसके बाद में मैंने बोला कि हम फाउंड्री में काम कर रहे हैं, लेकिन जो फाउंड्री में जितनी सारी टेक्नोलॉजी है उसमें हम ज्ञान पाए। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने फिर 3 साल के बाद जॉब चेंज किया। तो एक लॉसफोम कंपनी थी, खोपोली में थी, तो वहाँ मैं ज्वाइन हो गया और वो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था और बहुत बड़ी वल्कन टेक्नोलॉजी थी। ओके। तो वो उधर मैंने ज्वाइन किया और उधर मैं 3 साल था। वहाँ मैं बहुत कुछ सीखा। मतलब पहले कंपनी में मैंने मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में था, तो इसलिए मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम किया, प्रोडक्शन में काम किया, मैंने डिज़ाइनिंग में काम किया, सभी जगह काम किया मैंने फाउंड्री में। और दूसरी कंपनी थी उसमें उनका बहुत SPC SQC मतलब स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, बहुत सारे। तो उधर मैंने वो सब सिस्टम सीखा, फीमा, कंट्रोल प्लान, प्रोसेस फ्लो चार्ट, वो सब मैंने वो कंपनी में सीखा। और जब मैं वो कंपनी में काम कर रहा था तो एक सप्लायर मुझे वहाँ आए थे। ओके। तो सप्लायर ने देखा कि अरे ये तो बंदा बहुत सिंसियरली काम करता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे आप चेंज करना चाहते हो क्या? मैं बोला कहाँ? बोले पूना में। फिर मुझे डर लगा कि अरे ये तो पूना बोल रहे हैं और ये पूना वाली कंपनी तो ऐसे ही चेक करती है, क्या करना। फिर मैंने उसको पूछा कि आप कैसे करते हो, मुझे तो डर था ना ये। तो मैंने उसको पूछा कि आप कैसे क्या क्या मेडिकल लेते हो? नहीं बोले आप हम हाइट वेट ये वो करेंगे। तो मुझे लगा कि ये अच्छा जॉब है। फिर मैं आया, इधर इंटरव्यू दिया और आई गेट सिलेक्टेड। तो उधर एक मेरा चेंज हो गया, क्योंकि मैं शॉप फ्लोर आदमी चेंज टू मार्केटिंग पर्सन। ओके। और वो कंपनी बहुत बड़ा था, मल्टीनेशनल कंपनी था। तो वहाँ मुझे जो 6-7 साल मैंने जो पढ़ा, तो उधर उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन चालू हो गया। तो वो मेरा फर्स्ट जॉब मार्केटिंग का था। इट वाज इन 1999। ओके। ओके जी। फिर यहाँ कैसे ट्रांजिशन हुआ? सो 1999 से फिर 1999 में जब किया, एक तो मैं एक रूरल एरिया से आया था। हाँ। और शॉप फ्लोर का आदमी जब रहता है तो वो उसको मार्केटिंग का जमता नहीं। वो कैसे, उसको मार्केटिंग में हम्बल बात करना पड़ता है, इम्प्रेसिव बात करना पड़ता है, और आपको अपनी जो आपको कंसेप्चुअली बताना पड़ता है। तो वो मुझे मार्केटिंग में वहाँ वो कंपनी में नहीं जमा। 9 महीना था, वो 6 महीने के बाद ही वो कंपनी ने बोला कि आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आप कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे। तो मुझे फिर वो जॉब 9 महीने में छोड़ना पड़ा। तो मुझे लगा कि अरे मेरा तो पहले शॉप फ्लोर पे अच्छा चल रहा था, तो मैंने ये फील्ड क्यों चेंज किया। लेकिन मेरा एक ऐसा रहता है कि मैं एक रिस्क लेने वाला आदमी हूँ। मैं मुझे डर किसी कभी भी नहीं रहती है, क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं 0 से ऊपर आया हूँ, तो 0 गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है मुझे, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं कुछ। तो मैंने फिर वो जॉब जब कर रहा था, तो वो जॉब जब मैंने डिसाइड किया कि अभी ये छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं जो प्रोडक्ट देखता था तो वो मैंने उसका बहुत सारा ट्रेनिंग लिया था। और उधर वो कंपनी में एक फॉरेनर आया था। वो फॉरेनर, आपको एक किस्सा बताना चाहता हूँ। वो फॉरेनर ने मुझे सब कुछ सिखाया फाउंड्री में। उसने मुझे, मैं उसके साथ 21 दिन था। 21 दिन में मैं तभी उसके साथ ऑल ओवर इंडिया घूमा, बड़े बड़े फाउंड्रीज। और वो डॉक्टरेट था और जर्मन, और उसने सब कुछ मुझे सिखाया। उसकी बैग थी, मैं ऐसे बैग लेके उसके साथ घूमता था, लेकिन मैंने कभी शर्म नहीं मांगी। मुझे इम्पोर्टेंट ये था कि बैग में क्या है, मुझे बैग में जो अंदर है वो नॉलेज लेना था। तो मैंने 21 दिन उसके साथ पूरा ट्रैवल किया। 21 दिन मैंने पूरी टेक्नोलॉजी पढ़ी और मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे ये कंपनी छोड़े, राइट। तो जब मैं आया फिर 1-2 महीने में मैंने रिजाइन किया। और मैं जो प्रोडक्ट पढ़ता था, मैं जो प्रोडक्ट देखता था, उसमें मुझे पूरी मास्टरी आ गई। और जब मैं उधर था तो इन्होंने मुझे बोला था कि ये अपना प्रोडक्ट है जो मैं देख रहा था, और इससे सुपीरियर प्रोडक्ट एक आया था इनका कॉम्पिटिटर। ओके। तो इन्होंने बोला कि दिस इज अ वेरी बिग थ्रेड, और जिसके बारे में इन्होंने थ्रेड बोला था ना, वो थ्रेड ने मुझे बुलाया, मतलब वो सेकंड कंपनी ने। और मैं उधर गया और वो कंपनी में मैं 2000 साल से, मतलब 1 जनवरी 2000, ऐसा नया साल, नई शुरुआत, नई उमंग, ऐसा करके मैंने वो प्रोजेक्ट ज्वाइन किया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ मैंने 10 साल में 9 प्रमोशन लिए। सो ये मेरा 1999 से 2009 10 साल का उस सेकंड कंपनी का जर्नी है।
ओके, तो इसमें वो जो 21 दिन थे, आई थिंक वो एक तपस्या की तरह थे कि Yes. एक लर्निंग आपने नई ली यस और फिर ये एक शिफ्ट मिला। यस राइट। तो यहाँ आपने इतने प्रमोशन लिए, यानी कि आप काफ़ी सीनियर टॉप लेवल मैनेजमेंट तक आपने लीडरशिप वहाँ पे निभाई। फिर उसके बाद में नाउ डायरेक्टली कमिंग, फिर एसएस खर्डेकर प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का जन्म कैसे हुआ फिर? यस 2009 में मैं जब वो कंपनी में काम कर रहा था, जी। तो वो कंपनी ने डिसाइड किया कि वो कंपनी वो बेचने वाले थे। अच्छा। या ओके। तो वो 2009 में कंपनी बेचने वाले थे, तो उनका जो ये फॉरेन पार्टनर था कि जो लैनिक कंपनी है, ओके। जो लैनिक कंपनी है, तो वो लैनिक कंपनी को अच्छा नहीं लगा, तो लैनिक कंपनी डिसाइडेड टू सेपरेट। और उनको लैनिक कंपनी को मालूम था कि ये बंदा जो है, ये बंदा काम की चीज़ है। ओके। तो फिर हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया, लैनिक कंपनी ने बोला कि वी विल एस्टेब्लिश आवर ओन कंपनी इन इंडिया एंड वेयर संतोष खर्डेकर विल बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर विथ 25% शेयर होल्डिंग विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। देखो यहाँ अभी देखिए, मैंने सोचा कि मेरा 1 रुपया इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरी खाली दिमाग की इन्वेस्टमेंट है। इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि 25% यू विल गेट शेयर, राइट, एंड ऑल द पावर ऑफ अटर्नी वाज ऑन माय नेम। टोटल पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम पे थी, सब साइनिंग अथॉरिटी पूरी उन्होंने मुझे पूरा जिम्मेदारी दिया 2009 में, 9-10 में। नाइस नाइस। आई होप ये पुरानी कंपनी सुन रही होगी, दे विल नॉट गेट ऑफेंडेड। बट वाओ, लाइक एज ए इंडिविजुअल इफ यू सी कि इसके लिए भी एक ट्रस्ट क्रिएट करना बहुत इम्पोर्टेंट Yes. था। अपनी कैपेबिलिटीज को डिस्प्ले कराना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत इम्पोर्टेंट था। Yes. सो दीज थिंग्स आर समथिंग विच मैं सीख पा रहा हूँ यहाँ पे कि Yes. ऐसा बिल्कुल हुआ होगा। एंड एक फॉरेन एंटिटी इस तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है, दैट्स आई थिंक सबसे बड़ा उस टाइम का शायद माइलस्टोन आपके लिए रहा होगा। Yes. कि दिस मच ऑफ इन्वेस्टमेंट इज समबडी इज डूइंग Yes. ऑन यू। Yes. ग्रेट ग्रेट नाइस। तो चलिए, जब ये इसकी शुरुआत हुई तो इस समय तक तो आप किसी कंपनी के लिए एज ए एम्प्लॉय ही काम कर रहे थे। करेक्ट। अब ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था जहाँ पे सारे डिसीजंस खुद लेने होते हैं। डिसीजंस कभी सही भी हो सकते हैं, कभी गलत भी हो सकते हैं। यस। तो वो फेज बताइए कि कुछ 2-4 वो डिसीजंस, वो फेज कैसा था मैन पावर सिलेक्शन का, तो वो कैसे आप कर पाए मैनेज, और क्या वहाँ पे डर लगता था या वहाँ कॉन्फिडेंस था, कैसे किया? यस। पहली बात तो ऐसे ही कि जब मैं 2000 साल में वो कंपनी में ज्वाइन हुआ जी, तो 2000 साल में एक ही साल में मैंने वो कंपनी में जहाँ मैं एम्प्लॉय था, तो वहाँ मैंने पूरा उनका ट्रस्ट एक्वायर किया था, राइट। तो मैं पूरे सब डिसीजन मैं खुद लेता था, सब डिसीजन। तो 2001 से लेके 2009 तक मैं पूरा होल एंड सोल इंचार्ज था वो प्रोजेक्ट का। तो मुझे सब कस्टमर मालूम थे, टेक्निकल सर्विस मैं खुद करता था, कमर्शियल सब देखता था। तो आई वॉज होल एंड सोल इंचार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट एंड लैनिक वॉज लुकिंग आफ्टर दैट। सो लैनिक वॉज नोइंग कि ये जो चल रहा है पूरा बिजनेस, तो ही इज द की पर्सन। तो उनको मालूम था कि ये आदमी को सब कुछ मालूम है, ये आदमी पूरा हैंडल करता है, और दे वेर 100% कॉन्फिडेंट कि ये आदमी आगे इसको खींचेगा। तो मैं जो 9 साल में एम्प्लॉयमेंट होके, मतलब एम्प्लॉय होके दूसरे कंपनी में के लिए किया था, तो 2010 में के बाद मुझे कुछ डिफिकल्ट नहीं गया, कठिन नहीं गया, क्योंकि मुझे ऑलरेडी आदत थी एंड मैं 9 साल में खुद ही डिसीजन लेता था। और मेरा कैसे था कि 9 साल में जो मैं डिसीजन लेता था वो मैं उसके पहले मैंने 10 साल 15 साल काम किया था, तो मुझे कोई लगा ही नहीं। एंड नाउ कमिंग टू योर पॉइंट ऑफ टीम, जो टीम जो है उस टीम में मेरी टीम ऑलरेडी रेडी थी। मुझे मालूम था कि अपने को कौन से लोग लगने वाले हैं। तो मैंने 1-2-3 लोग थे उनको लिया, और कुछ नए लोग थे तो उनको तैयार किया। नए लोगों में मैंने मैक्सिमम क्या किया, मैंने फैमिली के लोग लिए। तो फैमिली के लोग इसलिए लिए कि वो ट्रस्टवर्दी होते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है एंड इजी होता है काम। ओके, नाइस नाइस। चलिए, मैं इसमें काउंटर क्वेश्चन करूंगा। जैसे आपने बताया फैमिली मेंबर्स लिए, बिल्कुल सही बात है। जहाँ ट्रस्ट होता है वहीं पे ये भी रहता है, एक ईज, मतलब ईजीनेस भी रहती है कि जैसे आप घर के ही हैं,
तो कभी कभी होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर वाला केस, या कि चलो यहाँ ऑफिस में तो भाई ऑफिस जैसे हो गए, पर एक वो एटीट्यूड आता है, अरे मतलब जैसे अंकल ही तो हैं, नहीं किया तो भी चल जाएगा, तो क्या ऐसा कुछ फेस? यस, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने जब इनको ज्वाइन किया तो मैंने पहले से ही उनको मेरा डिसिप्लिन मालूम था। हम जब कंपनी में काम करते हैं तो हमारा एक है कि रिलेशन इज आउट ऑफ द गेट। जब हम कंपनी के अंदर आते हैं तो मैं खुद ही भी एम्प्लॉय जैसे आता हूँ, तो ऐसा कभी मैं खुद मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ या चेयरमैन हूँ ऐसा कभी नहीं आता हूँ। तो हमारे कंपनी में ऐसी डिसिप्लिन है कि कंपनी के अंदर नो रिलेशन, जो भी रिलेशन है कंपनी के बाहर। नाइस, आई थिंक ये बहुत ही क्लियर लाइन ड्रॉ करना ये बहुत ज़रूरी भी है एंड मुश्किल भी है, बिकॉज रिलेशंस में इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स, बट आई अप्रिशिएट दिस पर्टिकुलर थिंग। तो जब शुरुआत करी, बिकॉज नाउ आई थिंक इफ आई वुड आस्क कि इस समय पर अगर आप बता सकें किस तरीके का टर्नओवर है, और जब शुरुआत करी तो क्या उस समय का टर्नओवर था, तो क्या ग्रोथ रेट इन सालों में देखा? अगर ग्रोथ रेट का देखोगे तो देर आर 3 फेजेस फ्रॉम 2009 से लेके 2025 तक। देर आर 3 to 4 पेजेस। 2009 या 10 में हमने 2 कंपनी से स्टार्ट किया, एक लैनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और टेक्नोक्रैट फाउंड्री केम प्राइवेट लिमिटेड। ये 2 कंपनी से स्टार्ट किया। टेक्नोक्रैट वाज डूइंग अ टर्नओवर, मतलब 2010 से लेके 2014 तक हम 5-6 करोड़ एनुअल टर्नओवर करते थे। लैनिक का देखोगे 2009 या 10 से लेके 14 तक हम 7-8 करोड़ का टर्नओवर करते थे। दोनों मिला के 14-15 करोड़ करते थे। लेकिन हुआ कैसे कि 2010 से लेके 14 तक हम खाली 5000 स्क्वायर फीट में या 10,000 स्क्वायर फीट में टोटल चलाते थे ये बिजनेस। और वो जो था वो वेयर हाउस ऐसा था। तो 5000 स्क्वायर फीट में जब कोई बड़े कस्टमर आएंगे तो उनको लगता था कि अरे ये तो बहुत छोटा है, तो इनके जैसे समझो L&T हो, लार्सन एंड टुब्रो हो, जैसे हम फॉर्मली अभी बोलते हैं ब्रैडकन, या कोई टाटा मोटर्स के गेस्ट आए या कोई भी बड़े कंपनी के गेस्ट आए, तो उनको ये बहुत छोटा लगता था, बिकॉज इट वाज लाइक अ वेयर हाउस। तो फिर 2014 तक हम करते थे। 14 में जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उनका मैंने रेड फोर्ट मतलब लाल किले से उनका मैंने भाषण सुना, और मेक इन इंडिया जब मैंने उनका भाषण में मेक इन इंडिया का जो उन्होंने इनिशिएटिव दिखाया तो उसमें बहुत इंप्रेस हो गया, मैंने बहुत इंप्रेस हो गया। मैं वो 1.5-2 घंटे का आज भी स्पीच मुझे याद है, रिकॉर्डेड है। मैंने वो स्पीच देखने के बाद मतलब मैं बहुत इंप्रेस हो गया। और मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 15 अगस्त 2014 में भाषण सुना और 16 सितंबर 2014 में हमने तीसरा कंपनी रजिस्टर किया। तीसरा कंपनी रजिस्टर करने का प्लान ये था कि उसमें मैं अकेला हूँ, क्योंकि बाकी कंपनी में पार्टनर्स थे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अकेला हूँ, और मेरा स्टाइल है कि मैं अकेला खुद डिसीजन लेना चाहता हूँ, और मेरा वर्किंग स्टाइल डिफरेंट है। आई बिलीव ऑन माई ओन थिंग्स। तो मैंने डिसाइड किया कि हम तीसरा कंपनी चालू करेंगे, बट दैट कंपनी विल बी फुल्ली ऑटोमेटिक। मतलब हम जो मशीन लाएंगे वो इम्पोर्टेड मशीन लाया और टेक्नोलॉजी अच्छी लाई, और 5,000 के बदले हमने 10,000 का पहले लिया। 2014 से 15 10,000 का शेड लिया, फिर 15 से 16 और 10,000 का लिया। तो 17 तक हम 2017 तक हम 20,000 स्क्वायर फीट का शेड रेंट में लिया, और उसका 5 लाख रुपये रेंट भरते थे। और 2017 तक आई थिंक वी आर डूइंग अ टर्नओवर ऑफ एडिशनल 10 करोड़। मतलब ये टोटल मिला के 15 करोड़, और ये 10 करोड़, ऐसा 20-25 करोड़ टर्नओवर, 25 करोड़ तक टर्नओवर था। बट 2017 में क्या हो गया कि जब हम रेंटेड रहते थे वहाँ प्रॉब्लम आने लगा। मतलब आपको मालूम है कि रेंटेड जगह में जैसे हमारा बिजनेस बढ़ता है तो जो ओनर है उनके भी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं। तो फिर हमको लगा कि ये 2017 वो भी वेयर हाउस ऐसा ही था। फिर हमने डिसाइड किया कि लैंड लेना है। तो मैंने अभी जहाँ हमारा फुल्ली ऑटोमेटेड प्लांट है वो जगह मैंने 2017 में देखी, और 2017 में देखी, और हमने 17 में ही 2 महीने में ये लैंड फाइनल की।
ओके। और 17 में लेने के बाद 18 में कंस्ट्रक्शन चालू किया और 19 में पूरा प्लांट रेडी हो गया। और 19 में रेडी होने के बाद हमने 2024 पूरे 5 साल में फुल्ली ऑटोमेशन हुआ है यहाँ। और नाउ वी आर डूइंग अ टर्नओवर ऑफ अबाउट टोटल टर्नओवर 40 crores। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो जब ये आपने सिंगल हैंडेडली इस तरीके से स्टार्ट किया तो आपने कुछ इसका भी जिक्र किया था कि जब आई थिंक जहाँ पे हम जिस सेटअप में बैठे हैं तो ये सेटअप लेने के लिए भी दैट मच ऑफ फंड्स वर नॉट देयर, उतना रेडी नहीं था। तो मैं उसको भी यहाँ लाना चाहूँगा बिकॉज आई थिंक ये मुझे लगा बहुत रिस्क टेकिंग एक एबिलिटी थी। तो उस बारे में थोड़ा सा बताइए। जब हम 2017 में ये लैंड लेने के लिए डिसाइड किया, हम जब मीटिंग में गए जी, तो उस आदमी ने पहले हमको लैंड का जो कॉस्ट है बताया, 6 करोड़ 7 करोड़ ऐसा बोला। तो मैंने डिसाइड किया था कि ये लैंड किसी भी हालत में लेना है। अभी इसमें देयर आर इमोशनल थिंग्स आल्सो दैट आई विल टेल यू। उसमें जब हम मीटिंग के लिए बैठे तो उन्होंने 6 करोड़ 7 करोड़ ऐसा डिसाइड किया। मैंने डिसाइड किया था कि हम अपन ये लैंड किसी भी हालत में लेना है, तो इसलिए मैं उठा ही नहीं। हम 3 लोग गए थे, उनके 5-6 लोग थे। तो जब फाइनल हुआ मैंने 5.5 करोड़ में डील फाइनल किया और वो भी 1 घंटे के अंदर, विदाउट किसी को पूछा नहीं मैंने। बाहर आ गए हम 3 लोग, हमारे सीए थे, मैं था, हमारे फाइनेंस हेड थे। वो बोलने लगे सर 50 लाख का सीसी है और आप 5.5 करोड़, आप पागल है, आप कैसे आप इमीडिएटली ऐसा यस बोले, अपने को तो कैसे पैसा ये करना है। मैं बोला कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारी मीटिंग हो गई जून में और हमने अक्टूबर में पूरा एग्रीमेंट कर दिया 5.5 करोड़ का, उसको 5.5 करोड़ हमने दे दिए। तो यहाँ मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तो क्या थॉट प्रोसेस था? मतलब क्या आप एक कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या उस पर बिलीव करते हैं या जस्ट एक ऐसा जुनून था कि भी करना है, करेंगे, नहीं होगा तो देखा जाएगा? क्या थॉट प्रोसेस था उस टाइम पे? सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब हमने ये लैंड लिया तो ये लैंड कैसे लिया आपको मैंने बताया कि मेरे पास 50 लाख का सीसी था। तो मैंने सब कस्टमर्स को बोला कि जिनके पेमेंट 90 डेज थे, 60 डेज थे, मैंने उनको बोला कि आप डिस्काउंटिंग करके निकालो। तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन था वो मैंने पूरा किया और मेरा 25% 30% और बैंक से लेके वो किया वो एक फाइनेंशियल हो गया। लेकिन उसमें जो इमोशनल फीलिंग थी, जब मैंने अभी ये बहुत अंदर की बात है, तो जब मैंने ये लैंड को ऐसे देखा तो मैं बोला इसके सामने वाली कंपनी ने अपने को 15 साल पहले निकाला है। तो जो कंपनी ने मुझे निकाला था जी, उस कंपनी के सामने ही मेरा प्लांट हो गया, राइट। और जिस कंपनी ने निकाला है उसी कंपनी के सामने अगर मेरा प्लांट होता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो मैंने डिसाइड किया था जब मैं मीटिंग के लिए गया था कि ये प्लॉट मुझे किसी भी करो या मरो, लेकिन मुझे ये प्लॉट लेना ही लेना है और यहाँ इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट खड़ा करना है। ये मेरा सपना था और अभी वो सपना साकार हो गया। ग्रेट टू हियर दैट। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि रेफरेंस कैसे सेट होता है, यानी कि जब कोई चीज़ हिट बैक करती है तो आई हैव सीन लोग क्या टूट जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, लो फील करते हैं, बट व्हाट एन एग्जाम्पलरी बिहेवियर, और वो भी ओवर द 15 years ऑफ टाइम, 15 साल का समय लेकर के इस तरीके से उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए कम बैक करना। तो आई थिंक दिस इज अनदर पॉइंट विच वी ऑल शुड लर्न हेयर। ग्रेट सर। ओके, तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे अब मैं कुछ लर्निंग स्पेसिफिकली चाहूँगा जो आज के यूथ हैं। एक तो जेनजीज हैं, तो पहले तो पूछूंगा जेनजीज आपको समझ आते हैं कि क्या है, मतलब बिकॉज आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मैं थोड़ा सा उनसे पहले वाला हूँ। तो हाउ डू यू सी देम, क्या आपको समझ आते हैं कि जेनजीज हैं और उनका स्टाइल कैसा आपको लगता है? देखिए आज के जो यूथ है दे आर वेरी स्मार्ट, they are ready to accept the challenges and they are very they are
having a very good acceptance to the whatever I will say AI, artificial intelligence हो या latest जो upgraded technology हो, they are very keen to learn it, right? But there are some other weaknesses, means they don't have that endurance power, they don't have that patience. They want to become rich overnight, so they don't have patience. So their patience level should need to be high if they want to achieve certain level in the life. Another thing is there are three things which I believe. बड़ी सोच, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा, ये मेरे लाइफ के 3 प्रिंसिपल है. बड़ी सोच, कड़ी मेहनत एंड पक्का इरादा. मतलब मैं आने वाले जो यूथ है उनको मैं बताना चाहता हूँ, अपनी सोच कभी भी बड़ी होनी चाहिए. जैसे कि मैं 2000 का जॉब करता हूँ, अभी मेरे स्टाफ को 1-1 लाख रुपया 1.5 लाख का पगार है. मतलब बड़ी सोच होनी चाहिए. हमारी सोच हम जिसमें है उसमें नहीं, हम हमेशा कल क्या थे, आज क्या है, कल क्या होना है, आगे क्या होना है. सो वी हैव टू थिंक फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स. तो बड़ी सोच होनी चाहिए. बाद में व्हेन आप बड़ी सोच होके एक आपका टारगेट सेट करते हो जी, तो कड़ी मेहनत होनी चाहिए. विदाउट हार्ड वर्क यू विल नॉट गेट एनीथिंग. हम मराठी में बोलते हैं देरे हरी बाजावरी. वो देरे हरी बाजावरी मिलेगा नहीं. मतलब बैठ के आपको देरे हरी बाजावरी मीन्स आप बैठेंगे बेड पे और खुदा को, ईश्वर को बोलेंगे मुझे दे 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 दे, वो नहीं देगा अनलेस एंड अनटिल आप हार्डवर्क करोगे. देरे हरी मतलब भगवान बोल रहे हैं देरे हरी और बाजावरी मतलब बेड पे बैठ के, बाज. तो कहने का मतलब ऐसा है कि आराम से आपको कुछ नहीं मिलेगा. इसलिए बड़ी सोच, कड़ी मेहनत आपको कड़ी करनी है, कड़ी मेहनत करनी है. बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, अब पक्का इरादा. अगर हम जब मेहनत करते हैं और हमको अगर कुछ फेल्योर आया तो उससे हमको निराश नहीं होना है, नाराज नहीं होना है, अब बैक नहीं आना है. वो लेटेस्ट मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे एफर्ट्स शुड गो ऑन, रिजल्ट्स अपने आप आते हैं. अगर आपके एफर्ट्स ऑन है, कंटिन्यूअस है, तो रिजल्ट्स आपके पीछे दौड़ते हैं. आपको रिजल्ट्स के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं. जब आपके एफर्ट्स स्टॉप हो जाएंगे देन आपका रिजल्ट स्टॉप हो जाएंगे. तो बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, ये 3 बातें अगर हम करते हैं तो आप में हमें जिंदगी में कुछ भी चीज़ों की कमी नहीं पड़ेगी. नाइस. और मुझे कुछ मूवीज के भी डायलॉग्स याद आ रहे हैं जो कि वो शाहरुख खान ने ओम शांति ओम में कहा था कि किसी चीज़ को अगर आप शिद्दत से पाने की कोशिश करो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की साजिश करती है. मुझे एक सस्वीर श्लोक भी याद आ रहा है जो आपने मराठी में वो कोट कहा, तो उसमें कहते हैं न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, कि सोते हुए शेर के मुंह में भी अपने आप से हिरन नहीं आ जाएगा भोजन के तौर पे. तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा एक रैपिड फायर में, जिसमें आप जस्ट 1 वर्ड आंसर दे सकते हैं. तो लाइट मोड रहेगा. तो सबसे पहले सुबह उठ करके आपको क्या पसंद है, चाय या फिर कॉफी? चाय. ओके, ग्रेट. लॉजिक और इमोशन में अगर चूज करना पड़े तो आप क्या चूज करते हैं? See, both are different. Both depends on the situation. So I will say 50-50. Okay. जिंदगी में बहुत सारी चीजें सही होती हैं और बहुत सारी आसान होती हैं, तो इसमें से आपको इसको प्राथमिकता देंगे? सही चीजों को नहीं करूँगा. आसान में आई नेवर बिलीव. आपको कुछ भी चीज़ आसान नहीं मिलती है, ये मेरा ये है. कोई भी चीज़ होनी चाहिए जी. और आसान मिलने वाली चीज़ लॉन्ग टर्म नहीं रहती है. ओके. इंडिया या फिर ग्लोब, किसे आप प्राथमिकता देते हैं एज ए कंपनी? एज ए कंपनी मैं पहले प्राधान्य दूंगा मेरे देश के लिए जी. क्योंकि लास्टली हमने इस देश का कुछ नमक खाया है, तो हमारा पहला फर्ज बनता है कि हमारे देश के लिए करें. सो फर्स्ट प्रायोरिटी देश को, और ऑब्वियसली हम अभी एक्सपोर्ट मार्केट में भी है, तो उसके बाद में ग्लोब.
बट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी अपने देश के लिए. Wow, nicely. So there's a principle called as think globally, act locally. Yes. I think, yeah, I also do admire and agree. Last question. अभी AI के बारे में आपने भी जिक्र किया और एक हमारा ट्रेडिशनल मेथड है. तो what do you prefer more? AI, technology, automation और traditional approach? See, AI जस्ट स्टार्ट हुआ है. जी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले पीरियड में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाले पीरियड में जो अपने को वर्कफोर्स मिलने वाला है वो डे बाय डे रिड्यूस हो रहा है. इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मस्ट है. लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसे है, जैसे कि हम डॉक्टर का बोलेंगे रोबोटिक, बट रोबोट ऑपरेशन नहीं करता है, वो डॉक्टर ही करता है. तो जहाँ डॉक्टर की ज़रूरत है, अदर वे आई विल से जहाँ एक्सपर्टाइज लगने वाला है तो वहाँ ह्यूमन लाइफ ही लगेगा. बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाने की ज़रूरत आने वाले पीरियड में है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आएगा तो हमारे कॉस्ट कम हो जाएंगे, हमारी डिपेंडेबिलिटी कम हो जाएगी. तो अब हमें जैसे काल बदल रहा है उसके हिसाब से हमको चेंज होना है. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक्स अ लॉट सर. और अब जो है मैं थोड़ा सा एंडिंग की तरफ लेके जाऊंगा. इस समय पर जैसे तो आपने गाइडेंस दिया, 3 प्रिंसिपल्स आपने एक मंत्रा दिया यूथ के लिए, तो इस समय पर आपको मेजर चैलेंज क्या दिखता है? मैं इसको लेके आ रहा हूँ MSME सेगमेंट में, क्योंकि आपका उसमें बहुत अच्छा एक्सपर्टीज है. तो मेजर चैलेंजेस आपको क्या दिखाई दे रहे हैं इस समय पर MSME सेगमेंट में, जो आपको भी मतलब आगे बढ़ने से थोड़ा सा रोक रहे हैं या ऑब्स्टेकल्स हैं? यस, अभी MSME का अगर आप बात करेंगे तो समझो, अभी आप मेरी बात मानिए जी. जो चैलेंजेस है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज फाइनेंस का तो रहता है. फाइनेंस में वी हैव बैंक्स, द बैंक्स आर गिविंग फाइनेंस, बट हमारे देश में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10%, 11%, 12%, 12.5%, अभी हमारा 11.5% के आसपास है. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी हाई कंपेयर टू इफ यू गो अब्रॉड. बाहर उनका 2%, 3% रहता है. तो हमारी फाइनेंस कॉस्ट काफ़ी है. नंबर 1. बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बोलेंगे तो फॉर एग्जांपल भी आप हमारा लोकेशन देखिए. जब आप आए तो 15 किलोमीटर के लिए आपको 1.5 घंटा जाएगा. तो इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले इसमें ये होना चाहिए. इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर रहा है, हाईवेज वगैरह हो रहे हैं, लेकिन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उधर ये होना चाहिए. तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम काफ़ी मुझे लगता है कि थोड़ा सा सुधार लाना चाहिए. बाद में हम इलेक्ट्रिसिटी का बोलेंगे. इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इज ऑल्सो वेरी हाई फॉर द MSME. वहाँ वो नहीं बेयर कर पाते हैं. अभी हमारे जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने सोलर डाला, ये डाला, वैसे कम करेंगे, लेकिन सबको नहीं पॉसिबल होता है ये. अगर हम पानी का देखेंगे तो वाटर ऑल्सो इंडस्ट्रीज के लिए वी आर बाइंग फ्रॉम अदर्स, सो दैट इज वेरी कॉस्टली. तो बेसिक आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिक थिंग, जैसे कि रास्ता हो, बीज हो, पानी हो, बिजली हो, पानी हो, ये तो बेसिक है. अभी और जो है कि जो नई जनरेशन है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ. एक्चुअली जब कोई नया बिजनेस चालू करते हैं तो मैं बताता हूँ, आज के डेट में बहुत सारे बैंकर्स है, उनको मालूम नहीं है सब्सिडी का क्या मिलती है, कितना % मिलती है, कैसे अप्लाई करना है. रियली बताता हूँ, दे आर नॉट टेलिंग कि अभी हमारा केस है, हमारा 8 करोड़ रुपया गवर्नमेंट में नहीं दिया, 25 करोड़ हमारा सब प्लान का, 25-30 करोड़ ये है प्लान, उसमें 8 करोड़ रुपया हमको सब्सिडी नहीं मिली. अगर मेरी जगह दूसरा कोई होता तो मरता था बिजनेस. आप बिलीव नहीं करेंगे, ये कंपनी में मैं आज के डेट में बताता हूँ, माई वेस्टेड इंटरेस्ट इज 0. मुझे क्या मिलता है वो मैं नहीं देखता हूँ. मैं हैप्पी इसलिए हूँ कि मैं 100-150 लोगों का पेट भर रहा हूँ. तो सब्सिडी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी में सपोर्ट करना चाहिए. दूसरी बात, जो रूल्स रेगुलेशंस है, रजिस्ट्रेशन वगैरह है, ये अभी ये नया गवर्नमेंट आने के बाद कम हुए हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा बदलाव आना चाहिए. फैक्ट्री रूल्स हो, रेगुलेशंस हो, कुछ चीज़ें हैं MSME दे कैनॉट बियर. कुछ इसमें
अच्छा भी किया है गवर्नमेंट ने, तो उसमें कुछ बदलाव लाना जरूरी है रूल्स रेगुलेशंस में। और बाकी जो लैंड वगैरह है वो भी थोड़ा सा इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, वो भी उसमें भी पार्शलिटी वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा सा वो एक है। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स। अब मैं इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि जिन्होंने शुरू कर दिया और अब आपने चैलेंजेस भी बताए, और अक्सर ये होता है इंडिया में कि शुरू के 4-5 साल में बिल्कुल बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड रहता है, तो जो अभी उससे गुजर रहे हैं, तो डिसीजन क्या देख करके लेना चाहिए कि अब आगे बढ़ें या अब छोड़ दें? मतलब एक वो लाइन आती है कि चैलेंजेस में कि अब नहीं हो रहा है, तो क्या ऐसा डिसीजन लेना चाहिए? अगर लेना चाहिए तो क्या देख करके लेना चाहिए? और अगर ये डिसीजन लेना है कि हम कंटिन्यू करें तो क्या देख करके लेना चाहिए? क्योंकि मेंटल स्ट्रेस है, फिर हम देखते हैं सुसाइडल केसेस भी आते हैं या डिप्रेशन केसेस भी आते हैं, तो बहुत सारे हैं ऐसे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देंगे? ईदर व्हेन टू स्टॉप एंड मे बी डू समथिंग एल्स या जॉब कर लो, और टू कंटिन्यू, बट हाउ शुड दे बेयर दिस लोड? यस, यू आर राइट। सो मैं बताना चाहता हूँ, ये कंडीशन आई थी हमारे देश में कोविड के बाद जी। कोविड के बाद। तो कोविड के बाद में मतलब मोर देन 50% पीपल दे क्लोज देयर व्हाटएवर कंपनीज और देयर बिजनेसेस। सो उस टाइम मैं बताता हूँ कि उस टाइम हमने क्या किया या क्या करना चाहिए। उस टाइम टोटल स्लो डाउन था जी। मतलब ओवरहेड्स ज़्यादा थे, एक्सपेंसेस ज़्यादा थे, अर्निंग कम थी, तो लॉस ही था। तो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट तो किसी एम्प्लॉय को कम नहीं किया, हमने एम्प्लॉय को रिक्वेस्ट किया कि इंस्टेड ऑफ रिमूविंग अदर पीपल, हम 25% सैलरी कट डाउन करेंगे। लोग रेडी हो गए, नंबर 1। नंबर 2, हम बैंक को अप्रोच हुए। बैंक को हमने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप जो EMI ले रहे हो उसमें 6 महीना हमको मोरेटोरियम दे दीजिए। राइट। आपको ये बात बताना चाहता हूँ, मैंने ये पॉइंट ऐसे ही चैनल में दिया था, तो तुरंत एक आधा घंटे के बाद अपने एक आई थिंक नितिन गडकरी सर ने इमीडिएटली अनाउंस कर दिया कि ऐसे ऐसे हम ये मोरेटोरियम दे देंगे। हाँ, मैंने 15 मिनट में आया, मुझे अच्छा लगा, मैंने वो चैनल को फ़ोन करके भी बोला। तो हमने 6 महीने का मोरेटोरियम लिया, तो उसमें क्या हो गया कि हमारा फाइनेंस बर्डन थोड़ा कम हो गया। उसके बाद में हमने सब सारी प्रिकॉशंस ली, और हमने वो जो पीरियड था, वो पीरियड में हमने नए कस्टमर डेवलप करना, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना, नए प्रोडक्ट डेवलप करना, ऐसे ये किया। और उसमें हमने अर्निंग कैसी बढ़े और हमारा खर्चा या एक्सपेंसेस कैसे कम हो, उसमें ध्यान दिया। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो यू हैव टू कट डाउन योर ओवरहेड्स, यू हैव टू कट डाउन योर इंटरनल कॉस्ट, यू हैव टू मेक श्योर दैट आपका मार्जिन बढ़े, आप नए प्रोडक्ट डेवलप करें, नए कस्टमर डेवलप करें। तो वो सोच के उस पर ध्यान देके आप डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं थोड़ा, तो वो करके उसमें आप जितनी ज़्यादा मार्जिन हो, जितना ज़्यादा प्रॉफिट हो, बढ़ाइए, और आपका कैश फ्लो भी इम्प्रूव हो जाए, एंड आपको बंद करने की नौबत नहीं आती है। तो मुझे ऐसा बोलना है कि आपका सवाल था कि छोड़ना है कि नहीं। मैं छोड़ने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं फाइट करने वाला आदमी हूँ। तो छोड़ना छोड़ना अच्छा नहीं है। तो मैं बोलता हूँ कि आप एफर्ट्स करते रहिए। जैसे मैंने बोला कि एफर्ट शुड गो ऑन, अपने आप रिजल्ट्स विल कम। ग्रेट। सो इट वाज रियली वंडरफुल टू हैव यू सर, और बहुत सारी लर्निंग्स हैं। मैं चाहूँगा कि जब हम इस तरह की जर्नीज को सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें एक पेन और डायरी लेकर के उन सभी पॉइंटर्स को नोट डाउन करना चाहिए जो कहीं ना कहीं हमारे इस समय के चैलेंजेस से रिलेट करती हैं। और मैंने बीच में आपको बताया भी जो मेरी लर्निंग्स हैं, और इसकी समरी भी हम आपको जरूर देंगे। सो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। थैंक यू। और मैं उम्मीद करता हूँ ऑडियंस कि आप भी अपनी जर्नी से जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए भी
और उसी के साथ साथ जो कहीं चैलेंज में फंस गए हैं उनके लिए भी ये एक एजुकेशनल सेशन के तौर पे सामने आएगा। और देखते रहिए हमें इसी प्रकार से और भी ऐसे ही नॉलेजफुल टॉक्स के लिए, सेशंस के लिए, और भारत को, इंडिया को और सशक्त बनाने के लिए और एक नया भारत की संरचना करने के लिए जो बेहतर हो, एक कदम हम बढ़ाते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।